प्रारंभ करते हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का दूसरा भाग। इसमें पहले हमने देखा कि मुगलों की क्या व्यवस्था थी। अंग्रेज़ों के आने के बाद प्रारंभिक तौर पर अंग्रेज़ों ने इसमें कौन सी व्यवस्था बनाई, विशेष रूप से वारेन हेस्टिंग्स ने और मैकफर्सन ने क्या व्यवस्था बनाई, इसकी चर्चा अभी तक कर चुके। अब उसके आगे की बातें अब चालू करते हैं। यहाँ से बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त के पहले की जो स्थिति थी, अभी तक मैंने देखा था कि 1772 में 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया था और अधिक बोली बोलने वाले को, सबसे अधिक वसूल करने वाले को ठेका दे दिया जाता था। यह ठेकेदारों को जो मिला, जमींदार ही मुख्य रूप से थे। यह जमींदार जो किराएदार की तरह से थे, जो भूमि का एक निश्चित किराया दिया करते थे, अब भूमि के स्वामित्व की मांग कर रहे थे और जिन जमींदारों को अपदस्थ कर दिया गया था वह मुआवजे चाह रहे थे। उनकी स्थिति अब वंशानुगत हो चुकी थी। वह अपने किसानों से भू राजस्व वसूल करते थे। उनमें से 9/10 भाग राज्य में जमा कर देते थे। तो इस तरह से 1/9 भाग उनके यहाँ हिस्से में आता था। रैयतों से जो भी भू राजस्व वसूला, जब 9/10 दे दिया तो 1/10 ही भाग उनके पास बचता था। अब वारेन हेस्टिंग्स के समय उसकी काउंसिल में एक सदस्य थे फ्रांसिस। वह चाहते थे कि जमींदारों के साथ भूमि के स्थायी प्रबंध कर दिए जाएं, लेकिन हेस्टिंग्स जो था वह जमींदारों के साथ जीवन भर के लिए और दूसरी पीढ़ी तक के लिए समझौता चाहता था। इसलिए जब 1777 में 5 वर्षीय बंदोबस्त की समय समाप्त हुआ और 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू करने किया गया, तो उस समय जो विचार विमर्श हुआ उसमें धीरे धीरे 1780 ईस्वी में जो फ्रांसिस था उस सदस्य, उसके मत को ज़्यादा समर्थन मिलने लगा और लोग उसकी बात सोचने लगे। वह, जैसा हमने पहले बताया, चाहता था कि जमींदारों के साथ भूमि का स्थायी प्रबंध कर दिया जाए। दूसरी तरफ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा चेत सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके कारण बिहार के जो जमींदार थे वह विद्रोह कर दिए और अब इंग्लैंड में यह समझा जाने लगा कि जमींदारों के साथ जो व्यवहार किया गया उससे ब्रिटिश शासन के समर्थक वर्ग के रूप में कोई नहीं आया, बल्कि विद्रोह में आ गए। इसलिए एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो अंग्रेज़ों का समर्थन करे। इसीलिए 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें कहा गया कि अस्थायी रूप से बंदोबस्त किया जाए और जमींदारों के पक्ष में सहानुभूति दे दी गई। किसानों की स्थिति दयनीय थी और किसी द्वारा उसके द्वारा सोचा नहीं जा रहा था किसानों के बारे में, ना तो भारतीय अधिकारियों के बारे में, न कंपनियों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में।
लेकिन अब अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आ चुका था। अब इस कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है और वह स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करता है। अब कॉर्नवालिस जमींदारों के साथ समझौता करने के लिए सोचता है, जिससे हमेशा निश्चित तौर पर भू राजस्व प्राप्त होता रहे। अब इसी समय जॉन शोर से उसकी बात होती है। जॉन शोर उस समय राजस्व मंडल का अध्यक्ष होता है और जो एक नया पद हमने पहले बताया था, सिरिश्तेदार, मुख्य सिरिश्तेदार का पद जो दिया गया था, वो उस पद पर था जेम्स ग्रांट। राजस्व अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर रहा था और कुछ ही समय में राजस्व संबंधी मामलों का ज्ञाता बन गया था। कॉर्नवालिस को इन अनुभवी अधिकारियों का पर्याप्त सहयोग मिला और इन अधिकारियों ने कॉर्नवालिस से कुछ सुधार की बात की। आर्थिक दृष्टि से जिलों की संख्या जो थी वो अधिक थी, इन्होंने 35 से घटाकर 23 कर दी। कलेक्टरों को फिर से ज़िले में भेज दिया। दीवानी का न्याय भी दे दिया गया इनको करने के लिए। फौजदारी की न्याय भी सिम दे दी गई। कलेक्टरों के लिए एक रजिस्ट्रार की व्यवस्था कर दी गई। रजिस्ट्रार जो होगा वो भारतीय होगा और 200 रुपये तक का अधिकार इसको दे दिया गया। कलेक्टरों से वेतन भी बढ़ा दिया गया। भू राजस्व का कमीशन भी उन्हें दिया गया। इस तरह अगर देखें तो उनकी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई। अब एक तरह से कलेक्टर ही दीवानी फौजदारी दोनों का निपटारा करेगा, वसूल भी करेगा, पहुंचाएगा पैसा, सब इन्हीं को दे दिया गया। बाद में 1777 ईस्वी में एक वर्षीय जो व्यवस्था की गई थी वह तब तक के लिए ही थी कि कॉर्नवालिस भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन न कर ले। कॉर्नवालिस ने सूचना इकट्ठा की, सब विचार विमर्श किया और अब यहाँ दो विचार विमर्श में सामने आए प्रतिनिधि। एक तो जेम्स ग्रांट कर रहा था जो मुख्य सिरिश्तेदार था और दस्तावेजों के आधार पर वो कह रहा था कि ज़मींदारों को कोई स्थिति ही नहीं है, ना तो उन्हें भूमि का स्वामी माना जा सकता है, ना भूमि राजस्व एकत्रित करने से संबंधित राज्य का अधिकारी माना जा सकता है। यानी ना तो अधिकारी है ना उनकी ज़मीन है। इसलिए स्थायी व्यवस्था के स्थान पर लंबे समय तक की भी एक कोई व्यवस्था कर ली जाए, लेकिन अस्थायी नहीं किया जाए। हाँ, राज्य का स्वामी माना जाए, जिससे उनको अधिकार हो कि किसी किसानों से किसी भी सीमा तक अपनी भू राजस्व की मांग बढ़ा सकें। यानी पूरा अधिकार उनको ज़मींदारों को दे दिया जाए, अस्थायी न किया जाए लेकिन बाकी सारे अधिकार दे दिया जाए। दूसरा सर जॉन शोर कर रहा था। सर जॉन शोर, वह व्यवहारिक ज्ञान उसको भी मालूम था। वह चाहता था कि ज़मींदारों को ही स्वामी मान लिया जाए और भू राजस्व की मांग जो है वो संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हो, निर्धारित सीमा से ऊपर उनमें वृद्धि नहीं की जाए। वह भी कोई दीर्घ अवधि की व्यवस्था जमींदारों के साथ मिलकर नहीं करना चाहता था कि उन्हें भूमि के विकास के लिए कोई प्रोत्साहन मिल सके, जिससे राज्य की भी समृद्धि होगी।
तो कोई भी स्थायी प्रबंध करने के पक्ष में नहीं लगता था, क्योंकि उनका विचार था कि राज्य के भू राजस्व वसूल करने वाला अभी विभाग ठीक से जानकार नहीं है, वो विभाग अभी सही नहीं है, और जो भी सूचनाएं मिली हैं भू राजस्व संबंधित वह पर्याप्त स्थायी नहीं है और पर्याप्त भी नहीं है। तो जमींदारों के साथ मिल करके इस तरह व्यवस्था बनाई जाए कि जो कंपनी के हित में हो। कॉर्नवालिस उस समय आया था, वो तीसरा गवर्नर था। अब जॉन शोर और इनकी जो बातें थी, सर जॉन शोर या जेम्स ग्रांट की, उनके बाद उसी को निर्णय देना था। तो कॉर्नवालिस सर जॉन शोर के विचारों से सहमत था, लेकिन इस बात पर सहमत वो भी नहीं था कि जमींदारों से स्थायी व्यवस्था के लिए अभी सूचनाएं नहीं हैं। कॉर्नवालिस स्वयं भी एक जमींदार था और भारत में भी ऐसा वर्ग चाहता था जो साम्राज्य का सुदृढ़ आधार बन जाए, जो एक अंग्रेज समर्थक बन जाए। वह पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार काम करना चाहता था, यानी स्थायी प्रबंध करना चाहता था। इसके लिए बहुत उत्साहित था। इसलिए इसने 1790 ईस्वी में 10 वर्ष के लिए जमींदारों से समझौता किया और कहा कि इसे स्थायी भी किया जा सकता है, यानी अगर ये सफल रहा 10 साल वाला, और कंपनी के संचालक मंडल से यह अनुमोदन करवा लेता है, और कहा कि यदि यह 10 वर्षीय सफल रहा तो हम उनसे भी स्थायी कर देंगे। यह कंपनी के जो सदस्य थे उनसे भी बात कर लिया उसने। 3 वर्ष बाद ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे डुंडास। डुंडास ने इस समझौते को कहा कि इसे स्थायी कर दिया जाए। केवल 3 साल बाद 10 साल की व्यवस्था हुई थी, किंतु जो जोन था सर जॉन शोर, ये पक्ष में नहीं था। अब डुंडास ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के साथ बातचीत करके पिट को स्थायी के लिए राजी कर लिया और इसे स्थायी करने का आदेश दे दिया। तो जब प्रधानमंत्री का आदेश हो गया तो लागू होना ही था, और वह 22 मार्च 1793 को इसे कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी करने की घोषणा कर दी जाती है। तो स्थायी बंदोबस्त जो हुआ था 22 मार्च 1793 ईस्वी को हो गया, और ये जो व्यवस्था थी बनाई गई। अब इनका हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है किसानों के ऊपर। मतलब अब किसानों पर क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। तो देखते हैं, यदि यह संभव है, यद्यपि बंदोबस्त के प्रारंभिक भागों में कुछ कंपनी को फ़ायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे जमींदारों का शोषण बढ़ा, उत्पीड़न करने लगे और किसानों से भी वो स्वामित्व छीनने लगे। भूमि का जो वास्तविक मालिक थे उन्हें किराएदार बना दिया गया। जमींदारों के साथ समझौता करने के संबंध में मेटकाफ ने लिखा है कि हमने एक स्वामी वर्ग तैयार कर देश की समस्त संपत्ति को नष्ट कर दिया है और दूसरे की संपत्ति उस स्वामित्व वर्ग के अधीन कर दी है। यानी हमने उसको ख़त्म कर दिया एक तरह से, इनको हम बहुत ढीला कर दिए हैं। तो ये व्यवस्था तो यहाँ दिखाई पड़ती है, और यह चालू हो गया व्यवस्था। तो
यह जब व्यवस्था बनाई गई उससे क्या स्थिति बनी, दूसरी जो नुकसान हुआ कि ऊपरी स्तर पर सामंतवाद और निचले स्तर पर दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल गया। ये पूरी तरह सामंतवादी व्यवस्था बनने लगी। भूमि की नाप ठीक से नहीं की गई, जल्दी में इसके राजस्व तय कर दिए गए। यह निश्चित नहीं हो पाया कि किसानों से कितना लगान लेंगे। अब अधिक वसूली होने लगी किसानों से। उनके अधिकारों की रक्षा के संबंध में कुछ नहीं हुआ। किसानों के अधिकार कैसे रखेंगे। लगान कितना भार बढ़ गया कि लगान देने के लिए उनको भी ऋण लेना पड़े किसानों को, ऐसी स्थिति आ गई और किसानों के पास अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचना ही नहीं संभव नहीं रह गया। अब उसके लिए अलग से उनको कर्ज लेना पड़ता था, तो उनको दोहरा शोषण का शिकार बनना पड़ा। एक ओर तो बहुत बड़ी सीमा से उनको अत्यधिक मात्रा में लगान देना पड़ा और ऊपर से उनको अपने खाने के लिए भी, लगान के लिए भी ऋण लेना पड़ा और ऋण लेने का ब्याज चुकाना पड़ा, तो उसका ब्याज अलग से। तो एक बार अगर इस तरह इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकल पाना मुश्किल हो। ऐसी स्थिति किसानों के साथ आ गई। तो इस व्यवस्था से हानि अधिक होने लगी। अब अधिकतर जमींदारों ने भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें केवल लगान वसूलने से मतलब था। किसानों की दशा बिगड़ गई, जमींदारों पर आश्रित हो गए, मनमानी वसूली बढ़ गई। जमींदार भी निर्धारित दर से लगान नहीं चुका सके। कुछ जमींदार ऐसे भी हुए जो लगान नहीं चुका सके, उनकी भी भूमि छीन ली गई और उन्हें राज्य द्वारा बेच दी गई। और जिन जमींदारों ने अधिक भू राजस्व चुका दिया वे बाद में धीरे धीरे धनवान हो गए और शान शौकत से शहरों में रहने लगे, जिसे अनुपस्थित भूस्वामी कहा जा सकता है। यानी वह अब जमींदारी भी बेच के दूसरे को दे दिया, एक दूसरे को नियुक्त करके अपने वहाँ जाके बैठ गए शहरों में। अब इससे एक परजीवी वर्ग जो एक आदमी दूसरे आदमी को शोषण कर रहा है, इस तरह की उत्पत्ति हो गई। जमींदार वर्ग अपने अधीन दिए हुए ठेकेदार का शोषण कर रहा, वो ठेकेदार किसानों का शोषण कर रहा। अब जो एजेंट गांव में नियुक्त हुए थे वे अपना अधिक से अधिक वसूलना चालू किए और यह उपभूस्वामी बन गए धीरे धीरे। और यह भी किसानों पर एक और बोझ बढ़ा। सरकार ने किसानों के शोषण को रोकने के लिए कोई कानून अगर बनाया होता तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, बल्कि जमींदारों के हित में देखते हुए उनके अधिकार बढ़ा दिए। अब बहुत सारे मध्यस्थ हो गए बीच में। अब इनका उद्देश्य केवल लगान वसूल करना, जैसे बड़ा ठेकेदार जमींदार हुआ, जमींदार के नीचे एक जमींदार हुआ जो उप जमींदार हुआ, फिर वो अपने अधीन कर दिया, गांव के हिसाब से बांट दिया। पूरा अगर सामंतवादी सिस्टम देखें तो लगभग सब वही यहाँ लागू होता चला गया और अंत में ये सारा बोझ किसानों पर आने लगा और वह गरीब से गरीब होते चले गए। किसानों के लिए इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर के साथ किसानों को पट्टे देने की घोषणा की गई थी, लेकिन पट्टे जारी नहीं हुए और जहां जारी हुए उसको माना नहीं। तो इस तरह की व्यवस्था चालू हो गई। अब जमींदारों के पास सब तरह के साधन उपलब्ध हो गए और स्वेच्छा से जो चाहे कर सकता था और जमींदारी और सामाजिक एवं आर्थिक
शोषण का प्रतीक बन गई स्थायी बंदोबस्त। अगर कॉर्नवालिस ने यह देख लिया होता कि इसका दुर्दशा क्या है तो 1790 में इस तरह की चीज़ें नहीं आती और इस तरह की दिक्कत भी नहीं आती, तो किसान भी संतुष्ट रहता, जब सरकार भी संतुष्ट रहती और सही स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी को और अंग्रेज को मिलता इसका लाभ। लेकिन वो जल्दीबाजी में यह काम कर दिया और जल्दीबाजी में करने के चलते ही इस तरह की व्यवस्था बन गई। धीरे धीरे जमींदारों को भी बेदखल होना पड़ा, किसानों को भी परेशानी आनी पड़ी। कहते हैं 1793 से 98 के बीच में 5 साल में लगभग 1701 जमींदारियां नीलाम की गई। 1701 जमींदारियां नीलाम कर दी गई और नए जमींदार आए, वो किसानों की दशा और ख़राब कर दी। वास्तव में जमींदारियां नीलाम कब हुई? नीलाम तब हुई जब वो दे नहीं पाए। दे क्यों नहीं पाए? क्योंकि किसानों से वसूल नहीं पाए। वसूल क्यों नहीं पाए? क्योंकि किसानों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके घर में कुछ हो। वे दरवाज़ा खोल देते थे कि हमारे पास जो भी हो लेके जाओ, कुछ था ही नहीं। और कहीं न कहीं उनमें सहानुभूति आ जाती, और ना भी सहानुभूति आती तो कहाँ से वसूलते। तो यह स्थिति बनने से जमींदारियां भी नष्ट हुई, तो पूरा किसान वर्ग शोषित हो गया, पूरे जमींदार वर्ग भी शोषित हो गए और केवल कंपनी और अंग्रेज़ों को इससे लाभ मिला। तो ये स्थायी बंदोबस्त का परिणाम निकला। तो आज हम इतने ही करेंगे। अगले वीडियो में इसके बाद की आगे चर्चा करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था है, अभी महालवाड़ी व्यवस्था है, उसकी चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए अब सबका धन्यवाद।